हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैटराइट सॉइल ऑफ द इंडियन आर करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, दे आर जनरली रेड इन कलर, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। और तीसरा है, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चौथा, इन मिट्टियों में टुका और काजू की उपज अच्छी होती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनका रंग जो है लाल होता है, वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से इनका रंग लाल होता है। और नाइट्रोजन और पोटास में जो है ये समृद्ध नहीं होती है, तो दूसरा गलत है। इनमें जो है आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन और पोटास की कमी पाई जाती है इनमें। तीसरा ऑप्शन है कि इनका विकास जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो लैटराइट सॉइल का जो विकास हुआ है वो हम ये देखेंगे कि मेघालय के आसपास हुआ है, केरला वाले क्षेत्र में हुआ है, यानी कि पश्चिमी घाट के ऐसे हिस्से में जहाँ की बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे वहाँ पे लैटराइट सॉइल का विकास होता है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की उपज अच्छी मानी जाती है, और इसके साथ साथ टी और कॉफ़ी की भी उपज अच्छी मानी जाती है। तो चौथा सही है, इसका मतलब पहला और चौथा सिर्फ इसमें सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत की लैटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लैटराइट सॉइल ऑफ इंडिया। तो लैटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, बिल्कुल सही है पहला। लैटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती हैं, वह पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में पाई जाती है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैटराइट सॉइल जैविक समृद्ध यानी कार्बनिक पदार्थ इसमें कम होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये गलत होगा, सिर्फ एक सही होगा इसमें। और लैटराइट सॉइल में हम ये देखते हैं कि ऐसे क्षेत्र में इसका विकास होता है जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि इसके मिनरल्स जो होते हैं वो या तो बह के दूर चले जाते हैं, या तो रिस के ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। इस कारण इसमें जो है अच्छी फसल नहीं उगाई जा सकती। हालाँकि इसमें अगर आप मिनरल्स डाल दे रहे हैं तो इसमें सब प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित की जाती है। हम जानते हैं कि नदियों द्वारा जो मिट्टी निर्मित की जाती है उसे एल्यूवियल या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। एल्यूवियल भी दो प्रकार की होती है, जिन्हें हम खादर और बांगर भी बोलते हैं। खादर मिट्टी न्यू एल्यूवियल सॉइल को बोलते हैं, जबकि बांगर मिट्टी जो है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को बोलते हैं। ऐसे सॉइल जो कि हर साल बाढ़ द्वारा नई मिट्टी ला दी जाती है उसे खादर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो भारत में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा बनाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अगर हमको भूमि की फर्टिलिटी बढ़ानी है, अपने लैंड की फर्टिलिटी बढ़ानी है, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि पल्सेस वाली जो फसलें होती हैं, खास करके ऐसी फसल जैसे उड़द, उसके अलावा अरहर, ये सब जो फसलें होती हैं ये हमारे भूमि की उर्वरता या लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, उड़द। ये जो है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, खास करके दाल वाली जो फसलें होते हैं। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट जो नाइट्रोजन नहीं ले पाते पेड़ पौधे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से आसानी से नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा लैंड जो है ज़्यादा फर्टाइल होता है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं-कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो हम जानते हैं मिट्टी में लाल रंग का जो प्रमुख कारण है वो है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी ऐसे स्थानों पे पाई जाती है जहाँ पे वर्षा की मात्रा थोड़ी कम होती है, और वर्षा पड़ने पे ये थोड़ा-सा पीला रंग छोड़ता है। तो लाल मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहाँ बारिश कम हो रही है, और इसका कारण जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। लाल मिट्टी फर्टिलिटी में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है। हम अपने परिवार में देखते हैं कि हमारे परिवार में खास करके जब लैंड में जुताई होती है, खेतों में जुताई की जाती है, तो वहाँ पे जिंक छोड़ा जाता है। तो जिंक जो डाला जाता है एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कौन सा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो, दूसरा मैक्रो, सूक्ष्म और जो सूक्ष्म से ज़्यादा होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम ये देखते हैं कि एनपीके आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीज़ें आती हैं, जबकि माइक्रो में जो आता है कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमारी भारतीय मिट्टियों में ये देखा जाता है कि जिंक की कमी जो है वो महसूस की जाती है, और इसके कारण जिंक जो है वो ऊपर से डाला जाता है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है। तो सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग की बात करें तो भारत में लगभग एल्यूवियल सॉइल 30 to 37% के आसपास पाई जाती है।
तो सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग भारत में कौन सा है? तो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी है। दूसरे नंबर पे ये हम देखेंगे तो लाल या पीली मिट्टी मानी जाती है, तो पहले नंबर पे एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा, दूसरे पे रेड सॉइल मिलेगा, तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल। तो ये है मिट्टियों का सीक्वेंस भारत में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितने होने की संभावना है? अगर किसी लैंड की पीएच मान जो है वो 7 से कम है तो हम कहेंगे वह लैंड कैसा है? एसिडिक है यानी अम्लीय है। और 7 से अधिक है तो हम ऐसा बोलेंगे कि वह लैंड कैसा है? बेसिक है। तो अगर आपको अच्छी फसल उगानी है तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो पीएच मान हो वो 6 से 7 के बीच में हो। इसका मतलब न तो बहुत ज़्यादा वो अम्लीय हो और न ज़्यादा क्षारीय हो और उदासीन के करीब हो, 6 से 7 के बीच में हो, तभी अच्छी फसल उसमें उगाई जा सकती है। तो 6 to 7 ऑप्शन सी सही होगा। तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल? तो एसिडिक सॉइल को अगर हमें बनाना है, एसिडिक सॉइल का मतलब ये है जब उसमें उसकी पीएच मान 7 से काफ़ी कम हो जाए, तो इसीलिए हम लाइम मिलाते हैं। लाइम जो है इसका प्रकृति ऐसा होता है कि मिट्टी की जो एसिडिटी है वो उसको कम करके वो थोड़े से बेस की तरफ लेके जाता है, तो इसलिए लाइम अच्छा माना जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। इसका मतलब ये है कि द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी एंड एल्कैलिनिटी इन सॉइल इज, क्या मिला के हम क्षारीयता और खारापन को कम कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो अगर हम अपने मिट्टी में जिप्सम का उपयोग कर दें तो जिप्सम जो है उस खारेपन और क्षारीयता को कम करता है, जिससे मिट्टी 6 से 7 पीएच मान के करीब आ जाती है और हमारी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला है मिलान करने के लिए कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, पहले का दूसरा सही होगा। काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। उसके अलावा लाल मिट्टी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और मरुस्थली मिट्टी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो एलुवियल सॉइल उत्तर प्रदेश, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, रेड सॉइल आंध्र प्रदेश, डेजर्ट सॉइल राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट मैच होगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पे है। इस पूरे संगम को हम एक बार समझ लेते हैं कि भारत में कितने प्रयाग पाए जाते हैं। तो भारत में पंच प्रयाग हम ऐसे कहते हैं, उत्तराखंड में पंच प्रयाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यमुनोत्री देखने को मिलेगा, यहाँ पे गंगोत्री देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको केदारनाथ देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, और यहाँ पे बद्रीनाथ देखने को मिलेगा। तो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर से एक नदी आके मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ पे मिलती है यहाँ पे हम बनाते हैं विष्णु प्रयाग। धौली गंगा जहाँ पे मिलती है आके वहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो एक नंदाकिनी रिवर आके अलकनंदा से मिलती है। जहाँ पे नंदाकिनी रिवर अलकनंदा से आके मिलती है वहाँ पे नंद प्रयाग बनता है। तो पहला विष्णु प्रयाग हो गया, दूसरा नंद प्रयाग हो गया। ये नदी जब आगे बढ़ती है तो नदी के आगे बढ़ने के क्रम में एक और रिवर पिंडार रिवर आके मिलते हैं यहाँ पे। जब पिंडार रिवर आके मिलते हैं तो यहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। तो तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग। आगे हम ये देखते हैं कि केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी रिवर। तो केदारनाथ से एक मंदाकिनी रिवर निकलेगी और मंदाकिनी रिवर के मिलने से यहाँ पे रुद्रप्रयाग का जन्म होता है। रुद्रप्रयाग के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे गंगोत्री से एक नदी निकल के आती है भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर जब गंगोत्री से निकल के आती हैं और अलकनंदा से मिल जाती हैं तो यहाँ पे बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बनने के बाद ही अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा जो है वो गंगा के नाम से आगे बढ़ती है और यहाँ पे आके प्रयागराज में यमुना जी मिल जाती है। तो गंगा नाम कब पड़ता है? तो जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं तब गंगा नाम पड़ता है। और वैसे बात करें तो गंगा जी को गंगा बोलने से पहले क्या नाम पड़ता है? तो भागीरथी के नाम से वो निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री से निकलती है। तो ये पूरे प्रयाग हैं, याद रखिएगा। अगला है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और देवप्रयाग। इसी को मिलाना है आपको। आपको अच्छे से समझा दिए हैं तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? हम जानते हैं मंदाकिनी नदी जो है वो किससे संबंधित है? तो अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। बता चुके हैं आपको, जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है वहाँ पे रुद्रप्रयाग बनता है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा जो हम ये देखते हैं कि ये जो है
धौली गंगा जो नदी होती है वो अलकनंदा की सहायक नदी होती है। इसका अलकनंदा ऑप्शन सही होगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान चिन्हित करिए। तो गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका जो है उद्गम एक मैदानों से होता है, प्लेन से होता है। आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर्स हुज सोर्स इन द प्लेन्स। तो प्लेन्स में जो है वो गोमत ताल से निर्माण होता है। एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं गोमती नदी, और यह जो है गोमती नदी गोमत ताल से निकल के जाके गंगा जी से मिल जाती है। तो गोमती नदी का निर्माण कहाँ से होता है? तो यह एक प्लेन से मैदान से निर्माण होता है। जबकि सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक से इसका निर्माण होता है। सरयू रिवर नेपाल से निकलती हैं, रामगंगा भी रिवर नेपाल से निकलती हैं। तो पहाड़ों से इनका निर्माण होता है, जबकि गोमती नदी का निर्माण कैसे होता है? एक प्लेन से होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। मृत हो जाने का मतलब सीधा सा है, तो द यमुना रिवर डाइज आउट बिटवीन दिल्ली एंड आगरा फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये है कि इस दौरान दिल्ली से और आगरा के बीच में यमुना जी इतनी प्रदूषित हो जाती हैं, उनको मृत मान लिया जाता है, उनको जो है डाई मान लिया जाता है कि मर गई हैं अब। लेकिन यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो सतत या असतत की बात करें तो नॉर परनेनियल और परनेलियन जो होती हैं। तो सतत नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, यानी ऐसी नदियाँ जो कि हिमालय से निकलती हैं वो सतत नदियाँ कहलाती हैं। और ऐसी नदियाँ जो कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट यानी दक्षिण भारत में बहती हैं वो असतत नदियाँ कहलाती हैं। तो यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती हैं जो कि उत्तराखंड में है, एक ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ये है एक सतत नदी का उदाहरण है। तो पहला कथन तो सही होगा लेकिन कारण जो है गलत होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सोन होगा और डी वाला ऑप्शन होगा केन। तो सी वाला ऑप्शन जो सोन होगा वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। सोन जो है डायरेक्ट गंगा जी से जाके मिलती है, और सोन रिवर का निर्माण अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक से निकल के सीधा खास करके पाटलिपुत्र जो पहले बोला जाता है अब पटना बोला जाता है उसको, वहीं पे जाके मिल जाती है सोन रिवर गंगा जी से। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने अपने आंसर को क्या माना था? तो उन्होंने अपने आंसर को कावेरी रिवर माना था, जबकि एनसीईआरटी में गोदावरी रिवर को सही माना गया है, तो दक्षिण की गंगा। तो अगर आप देखिएगा ऑप्शन कैसा है उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही सही माना जाएगा, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग जो होते हैं स्टेट वाले ये कुछ भी आंसर दे देते हैं। तो ऑप्शन सी मानिएगा, गोदावरी रिवर। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद स्वतंत्रता के बाद से ही चला आ रहा है, खास करके 1957 से ही यह विवाद चला आ रहा है। इसमें पानी का बंटवारा बराबर तरीके से नहीं किया गया था, जिसके कारण यह विवाद पूरा जन्म लिया। इसमें 3 राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। 3 राज्य आते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? What is the correct descending sequence of गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी in terms of length? तो लेंथ के क्रम में हम देखेंगे तो पहले नंबर पे सबसे साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी मानी गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे नर्मदा, पहले नंबर पे गोदावरी, दूसरे पे नर्मदा, तीसरे पे महानदी, चौथे पे तापी। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता क्रम। इसका मतलब कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी को मानी गई है, जिसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का सही उत्तर जो है नॉर्थ टू साउथ आपको सीक्वेंस बिठाना है कि कौन सी नदी का सीक्वेंस क्या है। तो पहले हमको ये देखने को मिलता है कि स्वर्ण रेखा नदी जो कि उड़ीसा के आसपास और छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर बहती हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा महानदी। तो स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पेन्नार, कावेरी, वेगी। तो ऑप्शन ए सही होगा। स्वर्ण रेखा, महानदी सबसे नॉर्थ में है स्वर्ण रेखा, उसके नीचे महानदी, उसके नीचे आप आएंगे तो गोदावरी रिवर जो कि नासिक से निकलती है महाराष्ट्र के, उसके नीचे आप आएंगे तो कृष्णा रिवर आएगी, उसके बाद पेन्नार, कावेरी और वैगी रिवर। ऑप्शन ए सही होगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियां द रिवर्स ऑफ साउथ इंडियन मेनली प्रोसेस विच टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न?
तो वो ये रखती हैं वृक्षानुमा या डेंड्रेटिक। कौन सा रखती हैं? वृक्षनुमा या डेंड्रेटिक। ऐसी नदियाँ जो मूल नदियों से आके सीधे आके नदियाँ मिलती हैं और उनकी भी सहायक नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, तो इसे बोलते हैं डेंड्रेटिक। इसका मतलब एक वृक्ष के आकार का पैटर्न बन जाता है, जिसे बोलते हैं वृक्षानुमा या डेंड्रेटिक पैटर्न। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होके बहती है? तो यहाँ पे दो नदी ऐसी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कही जाएंगी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं। तो लोहित और सुबनसिरी, उसमें लोहित और सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से बहती है। बराक रिवर आपको देखने को मिलेगा मणिपुर से निकलती हैं, उसके बाद मिजोरम, असम से आगे बढ़ते हुए जाके कहाँ मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिल जाती हैं, वो भी बांग्लादेश में। यही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम चेंज होके मेघना पड़ जाता है, और मेघना नाम से जो है ब्रह्मपुत्रा और गंगा जी की संयुक्त धारा जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 2 और 3, ऑप्शन बी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है, याद रखिएगा। मानस हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनश्री हो गया, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत से जब ये आगे बढ़ के खास करके असम में प्रवेश करती हैं, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र पड़ता है। पहले तो सांगपो के नाम से जानी जाती हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र पड़ता है असम में। असम से आगे बढ़ती हैं, बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती हैं तो इनका नाम जमुना हो जाता है। जमुना नाम से आगे बढ़ती हैं, जब इनको आगे बढ़ती हैं और बराक रिवर आके जाके मिलता है इसमें, तो बराक रिवर के मिलने से बाद मेघना नाम पड़ जाता है, और मेघना नाम से ही ये आगे बढ़ के फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। इंट्राटॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसे ITCZ बोलते हैं, ये क्या है? तो ITCZ एक जो है लो प्रेशर बेल्ट होता है, निम्न दाब पेटी होती है, जो खास करके सूर्य के किरणों के शिफ्टिंग के कारण अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं। इसका मतलब सूर्य का किरण जिस लैटिट्यूड पे ज़्यादा शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, वहाँ पे ITCZ भी अब क्या होगा? शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। तो ऐसे नॉर्मल बात करें तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे ITCZ पाया जाता है, और जैसे ही सन का रेडिएशन नॉर्थ या साउथ में शिफ्ट होना स्टार्ट होता है, उसी हिसाब से ITCZ भी शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो राजस्थान में और खास करके उत्तर भारत में जो अप्रैल, मार्च और मई में जो हवाएं चलती हैं तेज, जिसे हम लू के नाम से जाना जाता है, तो लू जो है एक संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति करती है, जनरेटेड ऑफ कन्वेक्टिंग करंट एट सम प्लेसेस। तो यही सही होगा, बाकी दो गलत होंगे। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, तो समानांतर नहीं है ये। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी कारण नहीं है, तो कारण सिर्फ पहला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा? सबसे कम वार्षिक वर्षा की बात करें तो जिसमें ऐसा हो कि गर्मी के मौसम में भी कम बारिश हो, ठंड में भी कम बारिश हो, तो ओवरऑल जो है वो साल भर में सबसे कम बारिश देखने को मिलेगी। तो ये है लेह। लेह हमेशा बर्फ से ढका वाला क्षेत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी जो है मेघालय में अवस्थित है। मेघालय में चेरापूंजी अवस्थित है। इससे पहले सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र था, अब मासिनराम हो गया है चेरापूंजी के स्थान पे। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, इसी खासी पहाड़ी पे जो है वो चेरापूंजी और मासिनराम, चेरापूंजी और मासिनराम दोनों स्थान देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा बारिश वाले स्थान है भारत में, और यहाँ पे 400 सेंटीमीटर के आसपास भी बारिश हो जाती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन और मेघालय, इन क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो ठंड के मौसम में बारिश कहाँ पे होती है? तो हम जानते हैं कि लौटते हुए मानसून, जिसे उत्तर पूर्व मानसून भी बोला जाता है, इससे बारिश जो है भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है लौटते हुए मानसून से। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज रेन फॉल ऑक्योर ड्यूरिंग द विंटर सीजन?
तो सितंबर से अक्टूबर में जब मानसून लौट रहा होता है, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं, उससे बारिश होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। तो ऑप्शन बी सही होगा, तमिलनाडु। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं, इसमें बारिश भारत में कोरोमंडल तट पे होती है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में बनती हैं, तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप इन विंटर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन हाई एंड एयर टेम्परेचर इज लो। और कारण इसका है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। विंटर रेनफॉल्स इन नॉर्दर्न इंडिया क्रिएट्स एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विथ लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही होगा, कथन सही होगा, और कारण जो है गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिचक्रवाती स्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पे मौसम बहुत साफ होता है, अच्छा मौसम होता है, और ये जो है हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसके कारण बारिश नहीं होती है। तो एसर्सर सही होगा, रीजन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कानपुर में देखने को मिलेगा। चीनी के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। उसके अलावा आपको सैन्य विधि संस्थान आपको काम्प्टी देखने को मिलेगा, जो कि नागपुर में पड़ता है। उसके अलावा राष्ट्रीय अखंडता संस्थान इंटीग्रिटी जो सेंटर है वो पुणे में देखने को मिलेगा, और मिश्र धातु जो है निगम लिमिटेड हैदराबाद में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पे है? वो कानपुर में देखने को मिलेगा। मिश्र धातु वाला हैदराबाद, सैन्य विधि संस्थान काम्प्टी, अखंडता संस्थान पुणे। मिला लीजिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इन लोकेटेड इन। तो शुगर केन रिसर्च की स्थापना जो है 1952 में हुई थी, और यह लखनऊ में स्थित है वर्तमान में। फिर से मिलाने के लिए है, देखिए। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा नागपुर में। उसके अलावा दूसरा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको देखने को मिलेगा मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो आलू यानी पोटैटो जो है वो शिमला में देखने को मिलेगा। और तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो फोर्थ है वो राजमुंदरी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो ए का सेकंड सही होगा, बी का आपको फोर्थ सही होगा, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। फिर से नाभिकीय शक्ति केंद्र और उनके राज्य हैं। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जिसे बोलते हैं। तो कोटा जो है, तारापुर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। उसके बाद काकरापारा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, और कोटा जो है राजस्थान में। राजस्थान में रावत भाटा भी देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। तो काकरापारा गुजरात, उसके बाद नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में एकमात्र है, कोटा राजस्थान में देखने को मिलेगा, तारापुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, कैगा जो है कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो एक्स्ट्रा आप नोट कर लीजिएगा कि कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, उसके बाद रावत भाटा राजस्थान, तारापुर जो है महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, कोटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश। फिर से नाभिकीय संयंत्र को मिलाने का, एटॉमिक पावर स्टेशन को मिलाने का क्वेश्चन है। तो गुजरात में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? आपको बता चुके हैं काकरापारा, ऑप्शन 2। कर्नाटका में कैगा देखने को मिलेगा, बता चुके हैं आपको। राजस्थान में रावत भाटा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आपको नरौरा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्र और स्थानांतरित खेती, जो झूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन खास करके जनजातीय लोग करते हैं। जनजातीय लोग क्या करते हैं कि जंगलों को पहले जलाते हैं, और वहाँ पे जब जलाते हैं तो कुछ मिनरल्स जो है वो मिट्टी में घुल जाती है, और वहाँ पे खेती करते हैं। और खेती करते हैं तो जब जब तक खेती करते हैं तब तक खेती करते हैं जब तक वहाँ पे जो है मिनरल्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा उस क्षेत्र को छोड़ के फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जंगलों को जला के फिर खेती करते हैं। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित खेती। तो यह कौन सा सही होगा, यही मिलाना है आपको।
तो स्थानांतरित खेती को भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है उसे देखेंगे, इसके अलावा भी कुछ देखेंगे। तो पश्चिमी घाट में आपको कुमारी के नाम से जाना मिलेगा, ऑप्शन 4। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको वालतेरे के नाम से मिलेगा। उसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको झूम कल्टीवेशन के नाम से मिलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया नाम से मिलेगा। पोड़ू एक नाम है जो कि आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। पोड़ू ओडिशा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतेरे, पश्चिमी घाट में कुमारी, उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है झूम कल्टीवेशन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन अब्सेंस इन इंडिया इज, अबंडेंस इन इंडिया इज। तो कौन सा नाभिकीय ईंधन जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है, जो कि केरल के मोनाजाइट चट्टानों में पाया जाता है, और भारत इसका लगभग 90% तक होल्ड करता है। तो 90% रिजर्व जो है भारत में है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो कर्क रेखा के उत्तर बात करें तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपको देखने को मिलेगा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, सातवां आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, और आठवां मिजोरम देखने को मिलेगा। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों की बात करें तो इसमें कौन सा 4 ऑप्शन में कौन से राज्य जो हैं जो 8 राज्यों से ऊपर है, नॉर्थ में है? तो आपको मणिपुर देखने को मिलेगा, बी वाला ऑप्शन। ये जो है मिजोरम के ऊपर पड़ता है। मिजोरम से तो गुजरता है लेकिन मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के नॉर्थ में पड़ता है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो हम ये देखते हैं कि सन का रेडिएशन अधिकतम कहां तक जा सकता है। तो सन का रेडिएशन ये देखा जाता है कि ये 0 डिग्री हो गया। सन का रेडिएशन अधिकतम 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक जा सकता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो अगर दिन की लंबाई अधिकतम कहाँ पे होगी? तो अधिकतम जहाँ पे ऊपर वाली स्थिति में दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी अगर सन का रेडिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है। यहाँ पे जो आपको स्थान देखने को मिलेंगे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ज़्यादातर स्थान नीचे देखने को मिलेंगे, जैसे हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल। दिल्ली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर स्थित है, इसलिए सबसे ज़्यादा दिन की लंबाई जो है दिल्ली में देखने को मिलेगी। और भारत में जो है 21 जून को सबसे ज़्यादा लंबे दिन देखने को मिलते हैं, सबसे छोटी रातें देखने को मिलती हैं। भारत जो है विस्तृत है, मतलब किस लैटिट्यूड के बीच में भारत विस्तृत है यही बताना है आपको। तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, तो भारत के विस्तार की बात करें तो भारत जो है 37.6 से कहाँ तक विस्तृत है? 8.4 तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 तक है भारत। तो यहाँ से यहाँ के बीच में है। तो आपको ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे 8.4 से 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूडनल विस्तार है भारत का। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होके गुजरता है? तो लैटिट्यूड पासिंग थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे होके गुजरता है? तो अगर जो सिक्किम से होके गुजरता है वही जो हम देखते हैं राजस्थान से भी होके गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? तो भारत के बारे में कौन कौन सी इसमें सही है? तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% अधिकृत करते हैं। तो वर्ल्ड के जो टोटल लैंड है उसका 2.4% भारत के पास है, सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में पड़ता है। द होल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन ट्रॉपिक्स। तो ऐसा नहीं है, भारत जो है ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक, इसका मतलब उष्ण और उपोष्ण दोनों में पड़ता है, तो ये गलत होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए जानी जाती है, ये सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, सॉरी। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो 68
डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। और कहाँ तक जाता है ये? 97.25 तक जाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक अवस्थित है ये। कहाँ पे? तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सबसे पूर्व की ओर जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें लखनऊ देखने को मिलेगा। बाकी सबकी जो है वो जो अवस्थिति है वो लगभग पश्चिम की ओर देखने को मिलता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है भारत से उसमें आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, मेघालय देखने को मिलेगा, असम देखने को मिलेगा, उसके बाद त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। भारत में कौन सा राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो जो विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम बाउंड्री टचिंग म्यांमार? तो सबसे ज़्यादा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश टच करता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है, अगर म्यांमार से बाउंड्री की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, ये सब राज्य जो हैं वो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड किसका भाग है? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के माध्यम से ये कहा गया था कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड इसमें सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो वही वाला क्वेश्चन यहाँ भी आया, तो किसको कहते हैं? गोंडवाना लैंड को। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और जो है सब नेचुरल रीजन में 6 में विभाजित किया गया है। तो सब नेचुरल रीजन की बात करें तो 6 और वैसे बात करें तो 4। कौन कौन से 4 हैं? तो ऊपर के हिमालय, बीच के आपके नॉर्थ पूरे प्लेन देखने को मिलेंगे, साउथ के पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत, उसके अलावा कोस्टल एरिया और आइलैंड जो है उनको मिलाकर 4 बनते हैं। भारत और अफगानिस्तान के साथ कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करती है? विच लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान? तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंट लाइन है, याद रखिएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है अध्यारोपित सीमा एक उदाहरण है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, इसमें क्या कहा गया है? ऐसे बाउंड्री जो है जो कि किसी दूसरे देश द्वारा इम्पोज किया गया है, थोपा गया है, वो बाउंड्री जो है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री की जाती है, अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। जो कि भारत में एक सीमा थोपी गई थी 1947 में और वो है रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत चीन के बीच जो है मैकमोहन लाइन है जिसका निर्धारण जो है 1914 में हुआ था। आपको सूची मिलाना है कि कौन सा सही होगा इसमें। तो आर्टिकल 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में किया गया है, तो ए का ए सही होगा। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है 44 में। 48 में आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और आपके 41 में जो है काम करने का अधिकार देखने को मिलेगा। ए का 1, बी का बी का 2, 3 का जो है 3 है, 4 का 4 है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जरा, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल सही है। 44 समान नागरिक संहिता, उसके अलावा 39 ए जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और कल्याण की अवधारणा। तो कल्याण की अवधारणा जो है वो हमारे पूरे डीपीएसपी का पार्ट है। तो डीपीएसपी जो है हमारे कल्याण की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर पे बात करता है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन ए चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसका 2 तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है, यहाँ पे मिलाने के लिए नहीं दिया गया है क्योंकि 61 देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है जो कि आयरलैंड से लिया गया है भारत में। और बात करें तो डीपीएसपी पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 टू 51, 36 से 51 में बात की गई है डीपीएसपी की। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है 39 क्लॉज 4 में किया गया है। 39 क्लॉज 4 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। These principles explain to socio-economic democracy of the country। तो बिल्कुल सही है।
इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इन्फोर्सेबल नहीं है। बिल्कुल, हम डीपीएसपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि अगर उनको लागू करवाना है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इन्फोर्सेबल नहीं है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की बात हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कौन सा इसमें सही नहीं है वही बताना है। तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया गया है। ये गलत है, क्योंकि परमादेश जो है वो मैंडमस जो होता है, ये ऐसा है कि हम किसी व्यक्ति को परम आदेश देते हैं, और यह जो है एक रिट जारी किया जाता है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जारी करता है। तो रिट जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, जो कि मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, वो किसी व्यक्ति पर एक नैतिक कर्तव्य है, एक दायित्व है कि आप ऐसा पालन करें। तो ऑप्शन ए गलत होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य का कौन सा है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है इनमें। तो ऑप्शन बी जो है हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यही हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा नीतिगत कर्तव्य है, इसे आपको बचाना है, समृद्ध विरासत को बचाना है आपको। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो मूल कर्तव्य को ये जो रखा गया है, ये तीसरे नंबर पर रखा गया है, ऑप्शन डी। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है भारत में बाद में जोड़े गए, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया, और स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है। तो कौन सा इसमें डीपीएसपी का पार्ट है। समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ 2 सही होंगे और बाकी 2 गलत है। इसमें ये जो है डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, और लोकसभा स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता, और सभी सदस्य मिलकर उसे निर्वाचित करते हैं, और सभी सदस्य मिलकर उसे हटा भी सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत के माध्यम से, जिसमें 50% अगर वोटिंग हो जाए प्लस 1 वोट अगर किसी के पक्ष में चला जाए तो वो उसका निर्णय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो अपने पद की शपथ जो है वो स्पीकर नहीं लेता। स्पीकर एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, बाद में वो स्पीकर बना दिया जाता है, लेकिन वो स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो लोकसभा के सत्र को जो है वो सत्रावसान और सत्र को प्रारंभ दोनों करने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को विघटित करने का भी काम राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सी सही है कि अगर इमरजेंसी की घोषणा की गई है तो अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो अधिकतम 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। तो लोकसभा में वो खास करके यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 550 सीटें टोटल हैं, जिसमें 20 सीटें यूनियन टेरिटरी, बाकी 530 सीटें जो हैं वो कहाँ के लिए हैं, राज्यों के लिए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान 330 में किया गया है, और खास करके 330 ए में किया गया है, 330 बी में, 330 क्लॉज ए में, 330 क्लॉज बी में जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ये क्वेश्चन जो है हटा दीजिएगा, ये सही नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की संरक्षा के लिए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी जो है वही सही होगा कि आपातकाल अगर इमरजेंसी लागू है तो ऐसे दौरान
मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ये कहाँ पे लिखा गया है? तो आर्टिकल 358 और 359 में इसकी बात लिखी गई है। 358 और 359 में कि इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है, छीना जा सकता है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वे राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है हमें। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये भी सही है। और चौथा आप देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। जो बिल ऑफ राइट है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ भी एक फंडामेंटल राइट ही है, जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, बिल ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है, वही भारत में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो दोनों सेम ही है। यही था हमारा टेस्ट। धन्यवाद।